और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन भेजा हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को उसको सॉल्व करेंगे फिर। चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम लोगों ने ना कल इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। चारों स्टेजेस ना, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, सेंसरी, मोटर ना। ओके, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। एक और चीज़ कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने देखा था ना कि ये क्या है, मॉडिफिएबल है, राइट। ग्रोथ आपका क्या है, ये मॉडिफाई किया जा सकता है। कभी कभी एक और टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है जहाँ पे ये रहता है ना, ये इसको प्लास्टिक भी कहीं पे कहा जाता है ना, कि डेवलपमेंट प्लास्टिक हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, जैसे प्लास्टिक को आप मोल्ड कर सकते हैं ना, सिमिलरली आप ग्रोथ को भी मोल्ड कर सकते हैं। कल हम लोगों ने मॉडिफाई तो देखा था, एक क्वेश्चन में था ना। सिमिलरली अगर प्लास्टिक आपको दिखे तो ये याद रखना, ग्रोथ प्लास्टिक हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक को जैसे चेंज करते हैं उस तरीके से आप ग्रोथ को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडेटी एंड एनवायरमेंट की। इसके क्वेश्चन आप लोगों को भेजे गए हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, हेरिडेटी एंड एनवायरमेंट। ओके, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी किया था ना कि जो डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, राइट। ये प्रोडक्ट होगा, ये कभी भी एडिशन नहीं होगा, एडिटिव नहीं होगा, ये हमेशा प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये कहा किनके द्वारा गया है, whose statement is this, that डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बताया वुड्सवर्थ ना, वुडवर्थ, ये नाम याद रखिएगा, और ये चीज़ हम लोग सब जगह पढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अब ये क्या चीज़ है, तो वैसी क्वालिटी या वैसे कैरेक्टर जब आप अपने पेरेंट्स से अक्वायर करते हैं, या जब आपको आपके पेरेंट्स से वो चीज़ें मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी ना। जो गुण आपको आपके फादर से या मदर से मिलते हैं, उसको हम लोग हेरिडिटी बोल देते हैं, राइट। अब देखो, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके फादर या मदर अगर किन्हीं की हाइट शॉर्ट होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी हाइट भी शॉर्ट हो सकती है ना। हाइट कैन बी शॉर्ट, हाइट कैन बी शॉर्ट, शॉर्ट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स ना, आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। सिमिलरली कलर ऑफ आईज, आंखों का कलर। सिमिलरली हम लोग जानते हैं ना, किसी किसी को 6 उंगलियां भी होती हैं, राइट, 6 फिंगर्स हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स को 6 उंगलियां हैं, तो वो आपको भी हो सकती है हो जाए। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें इन्वायरमेंट पे, सॉरी, हेरिडेटरी पे डिपेंड करती है। इन्वायरमेंट का सब इसका कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि आप किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपकी हाइट छोटी या बड़ी हो जाएगी, आपकी उंगलियां ज़्यादा या कम हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा चीज़ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप किस परिवेश में रहते हैं, राइट। इन्वायरमेंट, किस परिवेश में रहते हैं। अगर आप अच्छे परिवेश में रहेंगे तो आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर आपका परिवेश ही खराब है तो आपका डेवलपमेंट भी खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ये प्रोडक्ट है ना, डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब मान लीजिए कि आपकी हेरिडिटी तो अच्छी हुई, लेकिन आपका एनवायरमेंट आधा है, तो डेवलपमेंट भी आधा हो जाएगा। हाँ, सिंपल सा मैथ है। मान लीजिए ये 1 है, ये हाफ है, तो मल्टीप्लाई की हाफ। अब मान लीजिए, नेट को म्यूट रखिए ना सभी लोग।
मान लीजिए अगर हेरिडिटी 2 है और आपकी इन्वायरमेंट भी 2 है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि मतलब हेरिडिटी भी अच्छी है, इन्वायरमेंट भी अच्छी है, तो आपका डेवलपमेंट देखो 4 टाइम्स होगा। मतलब डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेंगी और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा, राइट। लेकिन जब आप पियाजे की बात करते हैं, राइट, तो पियाजे बहुत हद तक, या अगर वाइगॉस्की की बात करें ना, वाइगॉस्की, तो वाइगॉस्की का क्या मानना है कि केवल बच्चा जो डेवलप करेगा वो उसके सोशल और कल्चरल मतलब इन्वायरमेंट की ये बात करते हैं, लेकिन ये कहीं हेरिडिटी की बात नहीं करते हैं, जो इनका एक क्रिटिसिज्म भी है ना वाइगॉस्की की। अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की किस पे बात करते हैं, कैसे बच्चा डेवलप करेगा, सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज, यही तो इनकी थ्योरी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। अगर आपको, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप सभी कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा ताकि रिवाइज ज़्यादा हो और नई चीज़ सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। ओके, तो इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल एंड लैंग्वेज। तो बच्चा समाज से, इन्वायरमेंट से, कल्चर से और लैंग्वेज करके सीखेगा। ये हेरिडिटी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। सिमिलरली पियाजे क्या बोलते हैं, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद सीखेगा ना, वो खुद करके सीखेगा, लिटिल साइंटिस्ट, इसीलिए पियाजे बोलते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं। ये इस पे है ना, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं क्या। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस ना एक टॉपिक और है जिस पे क्वेश्चन काफी ना। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस, अब ये क्या चीज़ है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना। इसको कल मैंने क्लास में समझाया भी था, दो चार बार बोलूंगा तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, राइट। और वो डिफरेंस को एक टीचर्स को कभी भी नहीं कहना चाहिए खराब ना। हो सकता है कोई व्यक्ति एक स्लो लर्नर है बट वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, या हो सकता है वो पेस लर्नर हो बट वो सिंगिंग अच्छा नहीं कर सकता। तो हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चा खराब है क्योंकि ये स्लो लर्नर है, या ये बच्चा अच्छा है क्योंकि ये, सॉरी, ये बच्चा खराब है क्योंकि ये गा नहीं सकता ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं और यही कहलाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। एंड एज अ टीचर हमें हर एक वैसे बच्चे को कैटर करना है, वैसे हर एक बच्चे को रेस्पेक्ट करनी है, राइट। ये एक टीचर्स का उत्तरदायित्व होता है। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करने वाले, राइट। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। अब मान लीजिए कोई क्या व्यक्ति एक अच्छे परिवेश में रहता है और कोई व्यक्ति एक बुरे परिवेश में रहता है, तो जैसे परिवेश में वो रहेगा उसकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बदलेंगी। और जब पर्सनैलिटी बदलेंगी तो जो अच्छे परिवेश वाला है उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी और जो बुरे परिवेश वाला है उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, और इन दोनों के बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा। अब वो पर्सनैलिटी में आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब बेसिकली उन दोनों के बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, राइट। सिमिलरली डिमोग्राफिक फैक्टर, डिमोग्राफिक फैक्टर, अब ये क्या चीज़ है, तो अगर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना, मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, और कोई ना कोई फाइनेंशियली वेल स्टैब्लिश सेक्शन से बिलोंग करता है, तो दोनों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। एक क्या होगा, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक क्या होगा, उसने ज़िंदगी को उस तरीके से देखा हुआ है तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ये देख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसे है इसके पास, तो वो थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस होगा ना, व्यक्तिगत भिन्नता ना। ये एक फैक्टर हो गया डिमोग्राफिक। अब यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड हो गई आपकी, इसके अलावा इसी में एज भी हो जाएगा ना, एज की वजह से भी सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और ये डिमोग्राफिक में ही आ जाएगा ना, सेक्स हो सकता है मेल या फीमेल में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। सिमिलरली नेशनैलिटी, आप भारत में रह रहे हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो दोनों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस जाहिर सी बातें होगी ही होगी। और कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था यहाँ पे, एक सेकंड में देखता हूँ अगर वो मिल जाता है क्वेश्चन तो फिर।
हाँ ये देखो ना, कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्या बोला था, डेवलपमेंटल चेंजेस अकर एट यूनिवर्सल पेस इन चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल कल्चर, राइट। तो क्या ये डेवलपमेंटल चेंज वर्ल्ड वाइड ना, यूनिवर्सल पेस की बात कर रही है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही है, तो क्या ये सारे चिल्ड्रन में एक जैसा होगा क्या, अक्रॉस ऑल कल्चर, सारे कल्चर में। जैसे भारत का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, जापान का कल्चर अलग है। तो जो बच्चा जापान में, भारत में, अमेरिका में 8-8 साल का होगा, तो क्या तीनों का डेवलपमेंट एक जैसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कल्चर पे डिपेंड करता है ना। बट यहाँ पे वही चीजें मैं बता रहा था, इसके बीच में क्या होगा, एक इंडिविजुअल डिफरेंस भी क्रिएट करेगा। कल्चर, नेशनैलिटी, एज, डेमोग्राफिक फैक्टर में आपके ना बैकग्राउंड आ जाएंगी, राइट। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करती हैं। तीसरी हम बात करें तो तीसरा होगा एबिलिटी एंड स्किल, राइट। एबिलिटी एंड स्किल, अब ये क्या चीज़ है? एबिलिटी क्या बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई एबिलिटी है कोई काम करने की ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ सकता है, राइट। अब मान लीजिए कि उसके कोई फादर या मदर ही उस टाइप की एक्टिविटी करते होंगे ना, लाइक पैराग्लाइडिंग ना, सबकी बस की बात नहीं है पैराग्लाइडिंग करना, तो यह एक एबिलिटी है। अब जो उस परिवेश में रहा है, तो उसके बीच में तो वो, आई मीन उसके अंदर तो वो क्वालिटी डेवलप हो ही जाएगी। लेकिन अगर जो उस परिवेश में नहीं रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, तो उसके बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। सिमिलरली स्किल की बात करते हैं, तो स्किल क्या होता है, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो यह एक स्किल है। तो सारे लोगों की स्किल तो एक जैसी नहीं होंगी, तो ये भी क्या करेगा, एक इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। स्किल और एबिलिटी, डेमोग्राफिक फैक्टर, और ऊपर हम लोगों ने जो देखा पर्सनैलिटी, राइट। तो ये सब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस इन इन चीज़ों पे निर्भर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी पे, एज पे, नेशनैलिटी पे, कल्चर पे, एबिलिटी पे, स्किल पे, ये सब फैक्टर है, राइट। अब देखो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप चैट बॉक्स में ना आंसर कीजिएगा, क्योंकि क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अगर कोई नहीं आ पाया तो मैं ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर वीडियो थोड़ा सा ना वो नॉइजी हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ कहना है किसी को तो पूछ सकते हैं तब तक, आप जब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। पूछना है किसी को कुछ? हाँ चलिए, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक एंड हेरिडिटी? आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, ए, बी, सी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड, पहले से ही निर्धारित की जाती है, जो हेरिडिटी से आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बताइए? चैट बॉक्स होगा ना, वहां पे नीचे टॉप डाउन में 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट पे, एंड इन कॉल मैसेज में जा करके आप मैसेज कर सकते हैं। कलर ऑफ आईज, एकेडमिक सक्सेस, इंटरेस्ट इन स्टडीज, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है ये ना। ओके, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ये आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एकेडमिक सक्सेस ये भी आपकी स्किल पे, कल्चर पे, इस पे डिपेंड करता है। ये हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं। इंटरेस्ट ऑफ स्टडीज ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेकंड में पढ़िए और बताइए, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? वहां पे लिख दीजिएगा ना 2 का 3 का ऐसे करके, तो नहीं तो मान लीजिए इसका भी अगर बी हो गया तो कंफ्यूजन होगा। 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके करके आप आंसर कीजिएगा। बताइए सेकंड का क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है डेवलपमेंट? क्या केवल हेरिडिटी का है? क्या केवल इन्वायरमेंट का है? क्या स्कूलिंग एंड एजुकेशन का है? ये हेरिडिटी। माइक को म्यूट रखिए ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। यस, इजी था ना। ओके नेक्स्ट, 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे है आपके क्वेश्चन, ये रहा, आप इसको पढ़िए और ऊपर है आपके ऑप्शन, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ना। डैश रेफर्स
to the complex force of physical and social world that influence a child experience during the course of her development. हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए चैट बॉक्स में. सभी लोग लिख करके ना 3 का क्या है, 2 का क्या है, इस तरीके से. क्या बोल रहा है इसमें कि दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं. क्या चीज प्रभावित करता है बच्चे के विकास के दौरान? क्रोमोसोम, नर्चर लालन पालन, हेरिडिटी या प्रगति? यस ना, 3C इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना. नर्चर किस तरीके का आप लालन पोषण, ये लालन पालन कर रहे हैं ना, ये पालन पोषण कर रहे हैं बच्चे का, वही प्रभावित करता है कि बच्चे के अनुभवों को उसके विकास के दौरान, सॉरी, कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है ना, which refers to the complex force of physical and social world that influence a child experience ना, लालन पालन. ठीक है ना. ओके, फोर्थ का आंसर कीजिए. which of the following trait are determined solely by heredity? केवल हेरिडिटी से कौन आप डिटरमाइन कर सकते हैं किस कैरेक्टरिस्टिक्स को? कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट या सोशल स्किल? ओके, नाइस. 4 का ए ना, 4 का ए बढ़िया. इसमें कोई 4 का सी 1 एंड 2 इंटेलिजेंस नहीं. इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करती है ना, हेरिडिटी पे इंटेलिजेंस डिपेंड नहीं करेगा. ओके. 5 द इंटरप्ले ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. चौथा ऑप्शन इधर को आप पहले ये पढ़ लो, फिर फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ. 5 ना, इंटरप्ले ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. 5 का है फिजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव. 5 का ऑप्शन है फिजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव. 5 का फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक. 5 का फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव. फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर है फिजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव. फिफ्थ क्वेश्चन का है ना. द इंटरप्ले ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. ओनली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए या एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, या केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या केवल फिजिकल एंड कॉग्निटिव, या फिजिकल सोशल कॉग्निटिव तीनों? एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी. हाँ, इजी है ना, इजी क्वेश्चन है. यस, 5 का डी हो जाएगा. बढ़िया. आइए 6th क्वेश्चन. कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ. ये भी इजी है, जल्दी से बता दें ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े. 6 का नो. Cognitive development among children is the result of dash. Yes, ना, इंटरक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. बढ़िया. 6 का सी हो जाएगा. इजी क्वेश्चन था ये भी. आइए आगे बढ़ते हैं. 7th का बताइए आप. अच्छा, ये पूरा आ गया एक ही में. हाँ, पढ़िए 7th और बताइए. रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में क्या सही है? सारा ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, केवल एक ऑप्शन पढ़ करके आंसर मत कीजिएगा. 7th का आंसर कीजिए.
आराम से पढ़िए, बट पढ़ने की स्पीड को ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक बार जब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, दोबारा फिर पढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा एग्जाम में ना। पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए। सारा ऑप्शन बट जरूर पढ़िएगा एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। हम्म 7A 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 7C क्या है ना। आइए पढ़ते हैं, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट? सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है, बट अभी रुकेंगे यहाँ पे ना। ये कुछ ठीक तो लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट हेरिडिटी से ज़्यादा हो सकती है और कुछ आपके इन्वायरमेंट से। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, बट आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। नाउ, अच्छा, अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय जीन। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विथ। नहीं, सारी डिसऑर्डर तो नहीं खत्म हो सकती है ना, एनी डिसऑर्डर नहीं, ये कभी भी सही नहीं होगा। द इन्वायरमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नहीं, केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ी करता है इन्वायरमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। सेवन का ए होगा ना, ज्योतिष। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एट्थ। अच्छा, एट्थ का क्वेश्चन यहाँ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए? हिंदी में पढ़ लीजिए, कौन सा सही नहीं स्ट्रेटेजी है ना, कौन सा सही रणनीति नहीं है? पढ़िए और बताइए। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप गलती करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी ना। इजी रहता है, क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस से। पढ़िए और आंसर कीजिए एट का। ए बी सी डी सारे आंसर आ गए ना। ओके, क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ते ना, क्या बोला गया, क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी? कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए, क्या बोला है, रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, ये तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। अपने मौखिक और गैर मौखिक, मान लीजिए कोई लोकल बच्चा बैठा है, अगर आप उस अपने वर्बल पे उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये तो सही है, आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप उस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे आप सपोर्ट करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आगे क्या बोला, रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट डिफरेंस, ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। रेस्पेक्ट तो करेंगे ही, पहले ही बताया कि आप उसको कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा फिर क्या हतोत्साहित हो जाएगा। आप उसको बोलोगे तुमको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसे कर पाओगे? तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक इफेक्टिव मेथड अपनाओगे ना वहां पे। तो वहां पे मेथड क्या होगा कि आप अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करेंगे। हो सकता है उसको चीजें उसके लैंग्वेज में समझ में आएगा, तो भी आप इसको करेंगे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, कि आपको एक डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी तो अपनानी ही पड़ेगी,
राइट। डाइवर्स मीन्स अलग अलग स्ट्रैटेजी। पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी मीन्स हो सकता है कोई बच्चा को एक्सपेरिमेंट से ज्यादा समझ में आएगा। मेथड, अभी के लिए आप मेथड समझ लो ना, शिक्षण मत भेदों का प्रयोग करें विविध। डाइवर्स तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। लास्ट में क्या बोला, आइडेंटिफाई डेफिसिट। आप कभी भी बच्चों को चिन्हित नहीं करेंगे ना, छात्र की कमियों को कभी भी उनको सबके सामने इस तरीके से नहीं पॉइंट आउट करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होगी। बाकी सब ठीक है बिल्कुल ना, उसको सबके सामने करेक्ट नहीं करेंगे कि छात्रों में कमियों को पहचाने, वो कमी थोड़ी है। इंडिविजुअल डिफरेंस को कमी नहीं बोलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये ध्यान रखना, ये पहले दिन से भी मैं बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंस को आप कभी कमी मत कहिएगा, तो छात्रों में कमियों नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डी नॉट ए स्ट्रेटेजी है ना। ओके, नाइन्थ, what kind of pedagogy would enable a teacher to cater to individual difference among learner in her class? हम्म, पढ़िए और आंसर कीजिए। What kind of pedagogy would enable a teachers to cater individual difference among learner ना। ओके, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस फिर आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सी चीजें आप अपनाओगे कि आप उसको क्या करो, कैटर कर सको, मतलब साथ लेकर के चल सको। इंडिविजुअल डिफरेंस तो हर एक क्लास में होगा ही होगा, ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको इंडिविजुअल डिफरेंस को आप कैटर करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो क्या बोला, स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म। अब स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म क्या होगा कि आप केवल मान लो एक ही मेथड यूज कर रहे हो। स्टैंडर्ड मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया उसी को लेकर के चल रहे हैं। एक मेथड है, केवल आप लेट्स से लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, तो ये सभी के लिए काम नहीं आएगा ना। हो सकता है कोई बच्चा लेक्चर मेथड से सीखे ज्यादा, कोई डेमोन्स्ट्रेशन से सीखे, कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखे, तो यूनिफॉर्म तो कभी भी नहीं होगा। देखिए कुछ कुछ वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज आप कभी नहीं कर सकते हैं चीजों को इंडिविजुअल डिफरेंस के केसेस में। स्टैंडर्ड नहीं होंगी चीजें और यूनिफॉर्म भी नहीं होंगी। ये कैसी होंगी, तो ये फ्लेक्सिबल होंगी ना। यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म कर देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरी चीज, टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम नहीं, केवल एग्जाम पे फोकस करके नहीं करेंगे हम लोग, राइट। ये तो हर पर्सपेक्टिव से भी गलत होगा। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, केवल किताब से संबंधित तो नहीं रखेंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इंगेजिंग एंड कंटेक्सचुअल, आपको क्या करना है, उसको इंगेज करना है और क्या करना है, जो उसके कंटेक्स्ट, मतलब जो चीज आप समझा रहे हो ना उसमें आप बच्चे को इंगेज करो। उसके कंटेक्स्ट ना, जो कंटेंट आप बता रहे हो उसके जो कंटेक्स्ट है उसमें बच्चों को आप इंगेज करो। उसी से बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको आप कैटर कर पाएंगे ना। तो ये नाइन्थ का डी हो जाएगा। बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया, ए नहीं होगा ना। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, टेंथ की बात करते हैं। हाँ, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन क्लासरूम, इसको कैसे आप कैटर करेंगे बताइए। दो ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर अगला दो ऑप्शन दिखाता हूं मैं। यार नीचे में लिख देता हूं ना, 10 नंबर है ना। ओके, सी है आपका, प्रोमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन क्लासरूम। और चौथा है recognize that difference are not defect। recognize, हिंदी में भी बोल दूं क्या, that difference are not defects। कौन सा हो जाएगा, टेन
10 लिख करके जल्दी से बताइए ना, आगे में 10 लिखेंगे। Recognize that a difference are not a defect, promote competitive spirit in classroom, follow standardized and rigid curriculum, adopt method of direct instruction। कौन सा होगा 10 का? हिंदी में मैं बोल देता हूँ ना, क्या लिखा हुआ है। तीसरा है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, ये सी है। और चौथा है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ना सी है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, और डी है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। इजी है ना ये क्वेश्चन। देखो इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फॉलो स्टैंडर्डाइज अभी बताया ना, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। और ऊपर जो बताया था स्टैंडर्ड, ऊपर पे भी जो टर्म्स था ये देखिए, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज, ये कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंस के केस में इनफैक्ट कभी भी यूज ही नहीं होगा ना। स्टैंडर्ड तो कभी भी यूज नहीं होगा, यूनिफॉर्म भी कभी यूज नहीं होगा, रिजिड भी कभी यूज नहीं होगा ना, हमेशा फ्लेक्सिबल चीजें वहां पे आप लिखेंगे। राइट, तो ये इजी था, 10th का डी हो जाएगा। चलिए सभी ने जवाब दिया है सही। अडॉप्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना, केवल आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन दे दिए हो गया ना, इससे आप उसको कभी भी कैटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पढ़िए और बताइए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 11th पढ़िए और बताइए। मुझे ऑप्शन नहीं शो कर रहा, ये तो रहा 11th क्वेश्चन की बात करें ना, ये है वन, नहीं हो रही है, एक सेकंड, हाँ हो रहा है, आप एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अच्छा 10 वाला लिख दिया था ना मैंने तो, हाँ ये अगले पेज में था, यहाँ पे था देखो 10th वाला ना, ये था दो, तो अगले पेज में करता तो फिर आपको वो नहीं दिखता, ऊपर लिखा हुआ है ना सी और डी, वो था 10th का। 11th का आंसर कीजिए। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लास अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड, हाँ इजी था ना 11th। सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं ना, 12 लोग हैं इधर, 11 लोग, केवल 6 साथी आंसर कर रहे हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो आपको कुछ कुछ चीज़ों को सीखते जाना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ों को समझते जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी आपको बताया कि कहीं पे आप देखिए स्टैंडर्डाइज तो यूज़ ही नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली कभी भी आप यूनिफॉर्म तो यूज़ करेंगे ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्ट वर्ड कभी भी यूज़ ही नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए ना, इसका मतलब यूज़, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो जाता है कि एक चीज़ फिक्स कर दिए, वो सबसे टॉप क्लास मतलब सबसे अच्छा चीज फिक्स कर दिए, बट जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए वही अच्छा चीज होगा। राइट, उसी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं होगी और स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा, इसलिए डी हो जाएगा सही आंसर ना। प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग, हाँ ये देखो डाइवर्स, अभी इस डाइवर्स का उल्टा यहाँ पे कन्वर्ज कन्वर्ज लिख देता तो भी नहीं होता ना, हमेशा ये चीजें डाइवर्स होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। राइट, तो थोड़ा सा वर्ड्स को समझना पड़ेगा। ओके, 12th के लिए देखिए दो ऑप्शन नीचे हैं, दो ऑप्शन ऊपर है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, इसको जूम कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा, बट जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, आप वीडियो को जूम करिएगा, आपको ऊपर नीचे करके दोनों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, दिख जाएगा। फोटो को जैसे जूम करते हैं उसी तरीके से इसको जूम कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। और वो भी नहीं तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, तो आपको दिखेंगे क्लियर। 12th नंबर, सब लोग कीजिए आंसर जल्दी से।
बढ़िया ना, ये तो इजी था। 12 12 सी 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 सी, 2 2 4 2 6 7 लोग आंसर किए। चलिए आइए देखिए, अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ समझाने के लिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले बोला फॉलो यूनिफॉर्म करिकुलम, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले ही अभी समझाया। कैटेगराइज चिल्ड्रन, देखो कैटेगराइज ये चीजें वर्ड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कभी भी कैटेगराइज नहीं करोगे, आप कभी भी लेबल नहीं करोगे ना, एक वर्ड आता है लेबल, आप कभी भी बच्चों को लेवल नहीं करोगे, ये वर्ड गलत हो जाएगा। कैटेगराइज कैटेगरीज कैटेगराइज तो कभी करेंगे ही नहीं करेंगे ना, तो कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं, गलत, ये तो करना ही नहीं। यूनिफॉर्म करिकुलम ये भी नहीं करना है। आगे फिर क्या बोला, इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन आर रिमूव, कभी भी, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। आगे क्या बोला, इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग चिल्ड्रन आर रिमूव, ये तो करना ही नहीं ना, कि आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे ना, आप उसको हटा तो नहीं दोगे इंडिविजुअल डिफरेंस को, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ये सी आंसर सही हो जाएगा ना। वर्ड्स को समझते चलिएगा, हमेशा आपको हेल्प करेगा। आइए 13 पढ़िए और बताइए। थर्टीन पढ़िए आराम से ना, बट पढ़ने के स्पीड को बढ़ाइएगा, पढ़ने के चक्कर में गलती मत पढ़ दीजिएगा, और सारा ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। दो आंसर हैं, 3 4 5 6 7 8। बढ़िया ना, 8 लोगों ने आंसर किया, सारे का डी सही है ना। ये देखो रिमूव ऑल, ये तो अभी देखा, रिमूव कभी भी नहीं करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस को। डिसमिसिंग ऑल डिफरेंसेस अमॉन्ग द लर्नर्स, नहीं, आप कभी भी उसको डिसमिस नहीं करेंगे। ट्रीटिंग ऑल लर्नर इन द सेम मैनर, सेम मैनर में तो कभी भी सबको ट्रीट तो नहीं करेंगे, आपको फ्लेक्सिबल रखना है, नॉन यूनिफॉर्म रखना है, अनस्टैंडर्डाइज रखना है, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए ये आपका कैटरिंग टू इंडिविजुअल नीड बाय प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल, कैटरिंग टू इंडिविजुअल नीड बाय प्रिपेयरिंग, हाँ इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान ना। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान मतलब जिस व्यक्ति को जैसी नीड है, राइट, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड आता है इक्वालिटी, एक सेकेंड ना, कुछ कुछ वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है इक्वालिटी और एक आता है इक्विटी, इक्वालिटी और इक्विटी, किसको बोलते हैं इक्वालिटी और इक्विटी, कोई बताएगा? अनम्यूट करके बता सकते हैं ना, क्लास थोड़ा इंटरेक्टिंग लगना चाहिए। नहीं, ओके, देखो समता और समानता सर, समता मतलब किसी को बराबरी के लिए अगर कुछ दें या सहायता करना पड़े, उस समता हो, और समानता जो सबको एक जैसा सामान्य मौका मिले। राइट ना, ओके। अब मान लीजिए ना, ये क्या है, एक बैरिकेड है, यहाँ पे बच्चा खड़ा है, राइट, उधर की तरफ मैच चल रहा है। अब ये क्या है, मान लो इसकी हाइट लंबी थी, इसको भी इतना बड़ा बॉक्स मिल गया, इसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, इसको इतना बड़ा बॉक्स मिल गया। अब ये बच्चा यहीं तक पहुंचा, इसको भी ऐसा ही मिला। अब बताओ, उधर मैच चल रहा है बट ये देख नहीं पा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्वालिटी ना, इक्वालिटी। सिमिलरली अगर इक्विटी की बात करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ये बच्चा बड़ा था, तो ये बगैर किसी सपोर्ट के ले लेगा, इसको एक बॉक्स दे देंगे, ये फिर यहाँ से देख लेगा मैच को, और इसको 2 बॉक्स दे देंगे, तो फिर ये देख लेगा मैच को ना। दिस इज कॉल्ड इक्विटी, राइट, एंड दिस इज इक्वालिटी। इक्वालिटी में हम लोग चीज़ों को सेम डिवाइड करते हैं, लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो जिसको जितना नीड हो, तो यहाँ पे चीज़ें नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है,
और यहाँ पे चीज़ें इक्वली डिवाइड की जाती है। थोड़ा सा ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा कि आपके ना। यहाँ पे नीड के हिसाब से इक्विटी में हम लोग नीड देखते हैं और इक्वालिटी में हम लोग नीड नहीं देखते, वहाँ पे इक्वल देखते हैं। दैट्स इट, राइट। आगे चलते हैं। हाँ 11 ना, 11 के लिए देखिए क्या बोला, इन अ क्लासरूम विथ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अ टीचर शुड 14, एक सेकंड, ये 2 पेज में आएगा, एक सेकंड रुकिए। तो चलिए इसको पहले पढ़िए, फिर अगले पेज में हम लोग स्विच करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी स्विच करेंगे तो शायद आपको दिखेगा नहीं, पेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, इन अ क्लासरूम विथ डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स ग्रुप मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस ना, डाइवर्स ग्रुप मतलब वही होता है, अलग अलग परिवेश से लोग बैठे हुए हैं आपकी क्लास में ना। अब देखिए, एडवोकेट एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आगे क्या बोला गया, बचे हुए 3 ऑप्शंस को पढ़िए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, एक और लोग कोई करिए मैसेज, 7 ना, ठीक है ना। अब देखो, ट्राई टू रिड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं ये तो नहीं करेंगे, अभी देख रहा था ना ऊपर पे, इसको रिड्यूस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। हाँ इग्नोर ये भी नहीं करना, रिड्यूस ये भी नहीं करना, डिसमिस वो भी नहीं करना। कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंस एज प्राइमरी ऑब्स्टेकल, ये बाधा थोड़ी है, ये बाधा नहीं है, ये ऐसा मानने वाला ही चीज़ें गलत हो जाएगा ना इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो पहला क्या कह रहा है, आइए, एडवोकेट ना, उसको क्या करना है, एक तरीके से उसकी वकालत करनी है, मतलब आपको उसके फेवर में बोलना ना। एडवोकेट करना मीन्स उसके पक्ष ना, पक्ष पोषित, इसको बोलते हैं फेवर में। जब आप किसी की वकालत करते हैं, बोलते हैं ना उसका वकालत क्यों कर रहे हो, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाई आर यू एडवोकेटिंग हिम, राइट। उसको एडवोकेट करना, किसको, इंडिविजुअल डिफरेंस को, हाँ डाइवर्स ग्रुप को हम लोग को क्या करना है, एडवोकेट करना है। एंड सेलिब्रेट, राइट, ये चीज मैंने बोला ना, सेलिब्रेट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ये चीज आप हमेशा याद रखना, इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको सेलिब्रेट करना है, आपको रेस्पेक्ट करना है, कभी भी आप उसको डिसमिस नहीं करोगे, कभी भी आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे ना। आइए 15th लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए, फिर हम लोग प्याजे और वाइगोस्की की तरफ चलेंगे। फिफ्टींथ एक ही आंसर आया अभी तक। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने आ जाएगा, क्वेश्चन को समझने आ जाएगा ना, फिर आंसर करने में ज्यादा मजा आएगा। एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही ना एक एक बात समझ में आने लग जाएगा। नीचे देखो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन नहीं है ना, 2 ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3, इस तरीके से ऑप्शन है। ए ए ए, बी बी बी, कितने लोग ने बी 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 आंसर किया है। आइए बी क्या करें, 1 एंड 3। ओके आइए समझते हैं, देखो, पॉइंट आउट इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कास्ट ऑफ ऑल लर्नर्स इन द क्लास ना, ये नहीं कहेंगे ना तुम किधर से आया है, तुम्हारा क्या ये है वो है ना, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ना। हाँ हर एक लर्नर को हम क्या करेंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है वो आप अनुभव साझा करिए, राइट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या बोला, इंटेंशनली एक्सक्लूड डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव इन द क्लास। इंटेंशनली मीन्स क्या बोल रहे हैं, जानबूझ करके आपको क्या करना है कि विविध संसगति परिप्रेक्ष्य का कक्षा में बहिष्कार कर देना, मतलब जो भी डाइवर्स ग्रुप है उसको एक तरीके से हटा देना है, उसको निकाल देना है या उसको एक्सक्लूड कर देना है, उससे पूछना ही नहीं है। ऐसा है क्या, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, सुनने से ही लग रहा है। तो 2 ओनली ए इसका सही आंसर हो जाएगा ना। ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का कुछ क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे शायद भेजा गया है, आप, नहीं शायद नहीं भेजा है, मैं भेज दूंगा इसको ना। आप इसको क्या एक बार देख लेना, सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं प्याजे पे।
फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समय मिला तो फिर हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी को भी देख लेंगे ना। ओके, आइए पियाजे जी पे चलते हैं। पियाजे का थ्योरी का नाम क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट, राइट, डेवलप। ये क्या है ना, देखो साइकोलॉजी में क्या होता है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो पियाजे जो है ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव, राइट। पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव ना, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप समझिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब सृजनात्मक, ये जो रचना करते हैं ना, रचनावादी। तो इनकी जो थियरी है, ये क्या बोलते हैं, बच्चा खुद रचना करेगा ना, और जो इस तरीके की थॉट्स को बिलीव करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। सिमिलरली अगर आप वाइगोस्की की बात करते हैं तो ये भी कंस्ट्रक्टिव है, राइट, ये भी कंस्ट्रक्टिव है। ये भी क्या बोलते हैं कि बच्चा रचना खुद करेगा, लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं, सोशल कल्चर और लैंग्वेज इससे करेगा, लेकिन वो भी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। और पियाजे भी कंस्ट्रक्टिव है। ये कौन थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, राइट, ये स्विट्जरलैंड से थे ना, स्विट्जरलैंड। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे, इनकी थ्योरी होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखो इन्होंने ना डेवलपमेंट को कैसा माना है, बताइए। डेवलपमेंट को इन्होंने कैसा माना है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। इन्होंने डिसकंटिन्यूअस माना है। इन्होंने डेवलपमेंट को डिवाइड किया है कि इतने साल का बच्चा होगा तो इतना डेवलप हो चुका होगा, इतने साल का बच्चा होगा तो इतना डेवलप हो चुका होगा, इतने साल का होगा तो ये चीजें हो चुका होगा। तो इन्होंने 4 स्टेजेस दिए, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संज्ञानात्मक विकास के चरण, राइट। अब इसी चीज को हम लोग इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं ना, यहाँ पे जैसे कोग्निटिव हुआ ना, तो अगर कहीं आपको इंटेलेक्चुअल दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोनों बातें आ जाती है, कभी कभी इंटेलेक्चुअल भी यूज किया जाता है। अब देखो, एक हो गया सेंसरी मोटर, दूसरा हो गया प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, तीसरा हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल, राइट। अब देखो यहाँ हर जगह एक वर्ड आया है, क्या आया, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन का अर्थ क्या लगाएंगे यहाँ पे, बताइए पहले। ये चीज समझ आएंगे ना तो फिर आपको बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑपरेशन का अर्थ क्या बताएंगे, बताइए आप। ऑपरेशन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, किसको बोलेंगे ऑपरेशन? यहाँ जो वर्ड तीनों में ऑपरेशन यूज किया गया, वो ऑपरेशन है क्या, इसको आप बोलोगे। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे क्या सेंस है, इसको बोलेंगे लॉजिक, राइट, लॉजिक। अब यहाँ पे क्या लिखा, प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिक से पहले। तो इस सेकेंड स्टेज जो प्री ऑपरेशनल है, यहाँ पे बच्चा लॉजिक में लैक करेगा, राइट। जितनी भी लॉजिक आ जाएंगी कहाँ पे आ जाएगी, कॉन्क्रीट। अब देखो कॉन्क्रीट का कल मैंने हिंदी में अर्थ बताया था, जल्दी बताइए तो, हिंदी में क्या बताया था कॉन्क्रीट को? मूर्त संक्रियात्मक। यस, मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे जो आएगा ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो यहाँ पे भी ऑपरेशनल है। माइक को म्यूट कर लीजिए, बोलना हो अनम्यूट करके कीजिए और फिर माइक को म्यूट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त के प्रति आपके अंदर क्या आ जाएगी, लॉजिक आ जाएगी मूर्त के प्रति, और मूर्त के प्रति नहीं, फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगी आपकी अमूर्त के प्रति, मतलब एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं आया, राइट। अभी हम लोग एक एक स्टेजेस को जब तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी थोड़ी सी, राइट। यहाँ पे क्या बोला, फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब यहाँ पे भी लॉजिक आ जाएगी, बट यहाँ पे कैसी लॉजिक आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के प्रति, राइट, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाएगी। और कैसे आ जाएगी, हाइपोथेटिकल, राइट, मतलब बच्चा क्या होगा, परिकल्पना करने लग जाएगा। फॉर्मल, ओके, थोड़ा एज लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये है आपका 0 से 2 वर्ष, ईयर्स ना, ईयर्स। दूसरा है 2 से 7, फिर है 7 से 11, और ये 11 से 15, ये आगे भी बता देते हैं 11 प्लस ईयर, राइट। तो 11 to 15 ईयर्स। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी मोटर की। नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी और मोटर। सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन, सेंसरी, मोटर स्टेज, एसएमएस, एसएमएस ना, सेंसरी मोटर स्टेज। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चा कैसे नॉलेज को गेन करेगा, तो सेंस ऑर्गन से। और कैसे करेगा? मोटर से। मोटर मीन्स हाथ हो गया, पैर हो गया, राइट, उसको बोलेंगे मोटर। तो बच्चा इसमें क्या करेगा? लर्न थ्रू सेंसेस ना, लर्न थ्रू सेंसेस। दूसरा आप क्या कह लोगे? यहाँ पे क्या होती है? लर्न थ्रू, बोलिए, आप लोग बोलते नहीं ना, बोलेंगे तो क्लास थोड़ी ना इंटरैक्टिंग लगेंगी। कल मैंने इसको कुछ कुछ बताया भी था ना, लर्न थ्रू एनवायरमेंट, राइट, लर्न थ्रू एनवायरमेंट। इसके अलावा हम लोग सेंसरी मोटर में एक चीज और बोलते हैं, जो कल आप लोगों ने बोला भी था, जल्दी बताइए तो, ऑब्जेक्ट को लेकर के। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कोई जल्दी से बता दे, कल हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया भी था, एक बार जल्दी से कोई बता दे। मैं ही बोलता रहूं, बताइए तो फिर मैं ही जल्दी जल्दी बोलता रहूं। चलिए ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। ओके, देखो, एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट इम्परमानेंस ना। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के सामने देखते हैं, इस तरीके से चेहरे को ढक लेते हैं, उधर बच्चा रहता है, फिर दोनों हाथों को हटा कर बोलते हैं झात। तो उसको क्या लगता है, ये एकदम से नहीं था, अभी एकदम से कैसे आ गया? तो इसको क्या क्या बोलेगी? इम्परमानेंस। उसको लगता है कोई चीज एकदम से गायब हो गई और एकदम से आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब 2 साल तक पहुंच जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है? परमानेंस हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, अगर आप उसको हटा करके भी रख दोगे तो वो चीजों को ढूंढेगा, राइट। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाती है। सेंसेस और मोटर से नॉलेज को गेन करता है, और वो इन्वायरमेंट से सीखता है। नाउ सेकंड आते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल, अब यहां से चीजें थोड़ी समझते जाइएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सेकंड, इसका एज हो गया 2 से 7 वर्ष। अब देखो, नाम से क्या बोला मैंने? ऑपरेशन मीन्स लॉजिक, राइट। तो पी फॉर प्री, तो लॉजिक आने से पहले, लॉजिक अभी आया नहीं है, अभी लॉजिक से पहले की स्थिति है 2 से 7। तो यहाँ पे सब चीज लैक करेगा, तो लैक लॉजिक, लैक लॉजिक, लॉजिक नहीं है इसके पास, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या बोलेंगे? लैक रिवर्सिबिलिटी, लैक रिवर्सिबिलिटी। अब इसको कैसे समझेंगे आप? देखिए, मान लीजिए जब आप 2 से 7 साल के रहे होंगे, या कोई भी बच्चा है, इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा को आप कहीं पे मेला ले जाते हो या स्कूल ले जाते हो, तो बच्चा रास्ता तो देख तो लेगा, लेकिन लौटने में उसको दिक्कत हो जाएगी, वो लौट नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं लैक रिवर्सिबिलिटी। ये सिचुएशन दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, एक बच्चा है, स्कूल गया, लेकिन वो लौट नहीं पाया, या इस तरीके से दे देगा कि इट लैक्स रिवर्सिबिलिटी। तो ये किस स्टेजेस का है पियाजे के अनुसार? तो लैक रिवर्सिबिलिटी, ये आपके सेकंड ना, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन लॉजिक से पहले की स्थिति। तीसरा बात करें तो इसमें बोलते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसको बोलते हैं जीववाद। जीववाद ना, मतलब वो चीजों को, जैसे उसका कोई खिलौना गिर गया ना, तो उसको लगता है ना ये चीज उसको चोट लग गई, राइट। आप उसका कोई बच्ची का गुड़िया गिर गया, तो उसको लगता है उसको चोट लग गई, उसको मलहम पट्टी की जरूरत है। या अगर बच्चा जमीन पे गिर जाता है, तो हम लोग जमीन को पीटते हैं, बोलते हैं लो बदमाशी किया, लो उसको पीट दिए। तो ये जीववाद, वो चीजों में सब चीजों को जीव भाव से देखता है, उसको बोलते हैं एनिमिज्म। लैक रिवर्सिबिलिटी, चीजों को उलट करके नहीं देख पाता। लैक लॉजिक, कोई लॉजिक वो दे नहीं पाता, उसके अंदर लॉजिक नहीं रहती उस समय। कुछ कुछ और है, चीजों को कैसे सीखता है? तो सिंबल्स के थ्रू ना, चीजों को सिंबल्स के थ्रू सीखता है। ऐसे लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा, ए लिखा, ए फॉर एप्पल ना, इसका मतलब बॉल, वो चीजों को सिंबल से समझता है। इसके अलावा कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लैक कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लैक कंजर्वेशन, लैक कंजर्वेशन। अभी ये क्या चीज है?
ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं वो अगले स्टेजेस में उल्टा लिखा जाएंगी ना। तो लैक कंजर्वेशन मतलब आप बच्चे को इस में पानी रखो, मान लो इतना पानी भरा हुआ था, अब आपने क्या किया, इसको इस टेस्ट ट्यूब में दे दिया, अब पानी इतना हो गया, तो बच्चा क्या कहेगा कि इसमें ज्यादा पानी है, राइट, इसमें ज्यादा पानी है। वो ये नहीं देख पाएगा कि ये बर्तन लंबा हो गया, नहीं, वो पानी का लेवल देखेगा। या दोनों में रख दिए तो बोलेगा इसमें पानी ज्यादा है, बट वो ये देख नहीं पाएगा कि ये वस्तु, इसका डायमीटर, इसकी हाइट कम है, ये नहीं देखेगा, वो केवल उसी तरीके से देखेगा। इसको बोलते हैं लैक कंजर्वेशन ना। इसको ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं आप लोगों को। ओके, एक बहुत और इंपॉर्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रेशन। क्या होता है सेंट्रेशन? हाँ, ये वर्ड आपको डिट्टो ऑप्शन में ऐसे ही दिखेंगे, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, एनिमिज्म, राइट, रिवर्सिबिलिटी। तो चीजों को समझ लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, देखो सेंट्रेशन किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप बच्चे को क्या दिखाए, हाँ बढ़िया ना, फोकस ऑन वन थिंग ओनली, फोकस ऑन वन थिंग ओनली। मतलब आप बताइए, मतलब आप ये जानिए कि बच्चे को जैसे आपने कोई पेन दिखाया ना, कोई पेन है, पेन या पेंसिल दिखाया आपने रेड कलर का, तो वो ये नहीं देखेगा ये सिलेंड्रिकल है, ये लंबा है, ये उसका नजर सबसे पहले कलर पे जाएगा ना, किस कलर का है। तो किसी एक चीज पे वो फोकस करना, वो सेंट्रेशन, ये इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि क्या होता है जब व्यक्ति किसी चीज को देखता है तो उसकी नजर सारी चीजें पे जाना चाहिए ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। बट इस समय ये सेंट्रेशन सेकेंड स्टेज ना, प्री ऑपरेशनल में आ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, एक और छूट रहा है जो आप लोग कल बताए भी थे, जल्दी से बता दीजिए, क्या बोलते हैं उसको? ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। अब ये क्या है? अहम ब्रह्मास्मि ना, जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही होना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म ना। इसके अलावा कुछ छूट गया है तो आप भी बता दो, छूट गया कुछ क्या? ठीक है, चलें आगे। इगोसेंट्रिज्म या इगोसेंट्रिक थिंकिंग बोल दीजिए, एक ही बात ना। ओके बढ़िया, अब आते हैं थर्ड। थर्ड ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन, लॉजिक, और कॉन्क्रीट मीन्स मूर्त ना, मतलब मूर्त चीजों के प्रति, जिसको देखा जा सके, जिसको महसूस किया जा सकते, जिसको छुआ जा सके, उसको मूर्त बोलते हैं ना। जिसका कोई शेप डिफाइन हो, बच्चे के सामने रख दिया जाए, दैट इज मूर्त। मूर्ति मीन्स मूर्त, राइट। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब लॉजिक आ जाएगा, बट किसके प्रति? मूर्त के प्रति। अभी उसके प्रति लॉजिक नहीं आया है जो अमूर्त है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो इमेजिनेबल है, उसके प्रति लॉजिक अभी नहीं आया है। तो जो भी लॉजिक ये बच्चा देगा वो मूर्त चीजों के प्रति ही होगा, कॉन्क्रीट वस्तु के प्रति ही होगा। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा आएगा? तो सब चीज सीधा सीधा लिखा जाएंगे, जैसे वहां पे जो लिखा था, तो यहाँ पे लॉजिक आ जाती है, लॉजिक आ जाती है। दूसरा सेकंड क्या था? रिवर्सिबिलिटी, हाँ लैक रिवर्सिबिलिटी था ना, यहाँ पे आ जाएगी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है ना। रिवर्सिबिलिटी मतलब उसको आप स्कूल भी छोड़ दो, वो घर को आ जाएगा आराम से, एक बार वो रास्ता देख लिया तो वो चीजें हो जाती है, चीजों को वो रिवर्स कर सकता है ना, चीजों को वो रिवर्स कर सकता है। सिमिलरली तीसरा क्या था ऊपर? हाँ एनिमिज्म। अब यहाँ पे जीववाद नहीं रहता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको एक दूसरे टर्म से आप कह लो, सेम तो नहीं है बट अलग है, इसको बोलते हैं ट्रांसिविटी ना, ट्रांसिविटी, ट्रांसिटिविटी। क्या होता है ट्रांसिविटी? ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यस। देखो अगर उस स्टेजेस में, ये पहले इसको समझा देते, देखो अगर आप बच्चे को बोलो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो अब इसके अंदर ये लॉजिक आ गया कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा ना, इसी को लोग बोलते हैं ट्रांसिविटी ना, ट्रांजिटिविटी इसको बोलते हैं। कि अगर बच्चे को ये चीजें पता चलने लग गई, आप ये सिचुएशन दे दोगे और फिर पूछ लिया जाएगा पियाजे के अनुसार किस स्टेज में, तो ये तीसरे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त है ना, ये मूर्त है। जैसे इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ओके नेक्स्ट देखो, एक होता है सीरिएशन, सीरिएशन ना, सीरिएशन। अब ये सीरिएशन क्या है? चीजों को वो क्या कर सकता है? कैटेगराइज कर सकता है अलग अलग कैटेगरी में ना। जैसे अगर मान लीजिए आप उसके सामने
येलो कलर का बहुत सारी चीजें रखते हैं, वो बहुत आराम से कैटेगराइज कर देगा। इसके अलावा वो सीरीज में चीजों को लगाने लग जाएगा ना, जैसे आप टेबल बोल दो, टेबल वगैरह वो पढ़ने लग जाएगा। जैसे बोलेंगे आपकी ये है ना, चार चीजें रख दो, उसको वो बहुत आराम से असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरिएशन और ये रिवर्सिबिलिटी ना, सीरिएशन आ गया मतलब रिवर्सिबिलिटी, ये आप समझ जाओ। उसमें क्या था, लैग रिवर्सिबिलिटी, वहां पे भी हो जाएगा लैग सीरिएशन। तो सीरिएशन कब आएगा, सीरिएशन हमेशा ये थर्ड में आएंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, राइट, यस, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, बढ़िया, ओके ना। इसके अलावा देखो एक आता है कंजर्वेशन, ऊपर अभी कंजर्वेशन, अब ये कंजर्वेशन क्या है, तो ऊपर जो हम लोगों ने बताया ना, ये देखो कंजर्वेशन में क्या बताया था कि ये पानी इतना था, इसको बदल दिए तो उसको लगा कि इसमें पानी ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे ये इस चीज में इसको पकड़ लेगा कि नहीं नहीं पानी उतना ही है, शेप बदल गया ना। कंजर्वेशन मीन्स, इसको क्या लिख दूं मैं, रूप बदलने से मात्रा सेम है ना, रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती, बदलने से मात्रा नॉट चेंज ना, नॉट चेंज, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ये ध्यान रखना है, कंजर्वेशन किस में आई, तो थर्ड में आई, सीरिएशन कब आया, थर्ड में आया, ट्रांसिविटी कब आई, थर्ड में आई, रिवर्सिबिलिटी कब आई, थर्ड में आई, एब्स्ट्रैक्ट ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी ना, बट कैसा, तो वो मूर्त के प्रति, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, बस यही समझ लो आप, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी इस स्टेजेस में, राइट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और छूट रहा है। हाँ, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक खत्म हो जाती है ना, यहाँ पे लैक या डिक्रीज ना, डिक्रीज ईगो सेंट्रिक, राइट, यहाँ पे ईगो सेंट्रिक नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं फाइनल फॉर्मल ऑपरेशनल, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल, ओके। अब यहाँ पे और भी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेगा वो ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एक सेकंड सॉरी, ऊपर पे थोड़ा सा गलती लिख दिया मैंने, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं तो कॉन्क्रीट नाम भी है ना, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, अगर आप लिख लिया तो इसको काट दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आएगी, सॉरी सॉरी। हाँ, यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्ट चीजें डेवलप होंगी, एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे कॉन्क्रीट होगा ना, ऊपर लिखा था कॉन्क्रीट मैंने, लॉजिक ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉन्क्रीट, लॉजिक कैसा आएगी, तो कॉन्क्रीट के प्रति, मूर्त के प्रति लॉजिक देने लग जाएगा, ओके। यहाँ पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेगा बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और हाइपोथेटिकल 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 डिडक्टिव, देखो डिडक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा ये सब वर्ड ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए ना, डिडक्टिव, ओके। डिडक्टिव को आप ऐसे समझो, डिडक्टिव को क्या बोलते हैं, डिड्यूस, डिड्यूस मीन्स रिड्यूस, डिड्यूस मीन्स रिड्यूस। अब देखो कैसे समझो, आपको क्या बोला गया, 2 + 5 + x = 9, अब बोला जाएगा कि आप इसको डिड्यूस करो, मतलब आप इसको x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, तो आपने क्या किया, इसको डिड्यूस किया। दूसरा और चीज आप मान लीजिए, बोला डिड्यूस को आप, कल मैंने एक चीज और बताई थी ना, जनरल टू स्पेसिफिक, राइट, आपको क्या किया, जनरल ना, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ओके। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, आपको क्या बोल दिया गया कि a+b² = a+a² + 2ab + b², ये क्या कर दिया, आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया। अब बोल दिया गया आप क्या करो, तो रूल टू इजी, इजी, हाँ वही हुआ ना, हाँ, ये रूल दे दिया। अब इस पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिड्यूस करना ना, किसी कंक्लूजन, यस, डिडक्शन का एक्चुअली मीन्स कंक्लूजन ना, कंक्लूड करना, कंक्लूड करना ना, कंक्लूड करना चीजों को। तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल मीन्स परिकल्पना ना, परिकल्पना, परिकल्पना,
हम लोग ये चीज करते थे ना कि आपको क्लास 10th में दे दिया जाता था प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल ना, यह एक क्या परिमेय बोलते थे, और परिमेय मुझे हिंदी में नहीं पता, बट इंग्लिश में बोलते थे ना, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, परिकल्पना करते थे, मान लेते थे कि रूट 3 क्या इरेशनल है, तो फिर उल्टा चलते थे और फिर उसको प्रूव कर देते थे थ्रू द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो परिकल्पना मतलब जो फोर्थ स्टेज में है वो परिकल्पना उसके अंदर आ जाएगी, वो चीजों को डिड्यूस करने लग जाएगा, राइट, चीजों को वो डिड्यूस करने लग जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिड्यूस थिंकिंग ना, थिंकिंग या रीजनिंग इसके अंदर आ जाएगी। ओके, और चीज आगे बात करें तो एक और चीज आप लिख लो यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज है, तो सिंपल समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम ना, क्लास 6 में 7 में दे दिया जाता था वर्ड प्रॉब्लम, तो फिर आपकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल में चले जाते हैं, 11th प्लस हो जाते हैं, फिर आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये चीज 4-5 चीज याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंफॉर्मेशन ना, ये सारी चीजें फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाती है। क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है किन्हीं को तो पूछ सकते हैं आप, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर सर बताइए। सर इस वाले में भी तो ईगोसेंट्रिज्म होगा ना, किस में? फॉर्मल ऑपरेशनल में? नहीं देखो, इगोसेंट्रिक क्या होता है बताइए पहले आप। अपने आप का मतलब हुट टाइप करना कि हम जो बोल दिए वो सही है। नहीं 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 नहीं, मतलब आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए ना। देखो इगोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है, आप अपने आप अपने हिसाब से आप चाहते हो आपका इन्वायरमेंट तैयार हो ना, जैसे आप अपने हिसाब से चाहते हो आप, आपके हिसाब से आपका इन्वायरमेंट रहे, मतलब आपके इशारे पे लोग काम करें, जैसा आप चाहो उसी तरीके से वो होना चाहिए ना, जो कुछ भी हो आप सेंटर में हो और पूरी दुनिया आपकी पेरिफेरी में है। लेकिन जब आप बड़े होते तो फिर आप मैच्योर हो जाते हैं ना, आपके अंदर परिपक्वता आ जाती है, तो फिर आपको समझ में आने लग जाती है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है, उसी को तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना। आपको ये चीजें समझ में आने लग जाती है कि सब चीज आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है ईगोसेंट्रिज्म थर्ड में, और यहाँ पे मान करके चलो खत्म ही हो जाता है ना, फिर आप मैच्योर हो जाते हैं ना, मतलब आ, तो समझदार हो जाते हैं, मैच्योर नहीं समझदार हो जाते हैं ना। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक सीक्वेंस आता है, आप ना मुझे, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सीक्वेंस में लगा करके बताइएगा। न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन, ये ए, बी एकोमोडेशन, सी इक्विलिब्रेशन, फोर्थ डी एसिमिलेशन, एंड 5 डिसइक्विलिब्रेशन। इसको लगाइए सीक्वेंस में, डिसइक्विलिब्रेशन सीक्वेंस में लगा करके मैसेज कीजिए, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। पहले क्या फिर क्या, सी बी डी ई ए, क्रम से लगाइए तो। ए ई डी बी सी, बाकी सभी लोग एक मिनट है, कीजिए आंसर।
न्यू सिचुएशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन। केवल एक लोगों ने मैसेज किया, क्या हुआ बता दूं जल्दी से क्या? आंसर नहीं करेंगे तो फिर अच्छा ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक वर्ड आता है स्कीमा, राइट? AEDBC, AEDBC। अब देखो स्कीमा में क्या होता है कि आपकी सारी नॉलेज फिट हो जाती है। आपने क्या देखा, कुत्ता देखा, आपको कोई बता दिया देखो वो कुत्ता है, आपने क्या किया, उसको एसिमिलेट कर लिया, राइट? आपने उसको क्या किया, एसिमिलेट कर लिया। अब जब आपने उस कुत्ते को देखा, आपने एसिमिलेट कर लिया, आप क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। मतलब आपको पता चल गया कि जो भी चार पैर का होगा वो कुत्ता ही होगा, आप इक्विलिब्रियम में आ गए, राइट? फिर क्या हुआ, आपने एक बिल्ली देखी, राइट? बिल्ली देखी, आपने बोला कुत्ता है, लेकिन सामने वाला बोला कि नहीं नहीं वो कुत्ता नहीं है। तो जब वो बोला ये कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सिचुएशन क्रिएट हो गई। न्यू सिचुएशन मतलब आपने जब बिल्ली को देखा तो वो न्यू सिचुएशन होगी। इसके बाद फिर जब आपको पता चला वो कुत्ता नहीं है बिल्ली है, तो फिर आप डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। और फिर जब आपको करेक्ट किया गया तो फिर आप उसको एकोमोडेट कर लिए कि नहीं नहीं, एकोमोडेट कर लिए कि चलो ये बिल्ली है और पहले जो जाना था वो कुत्ता था, राइट? देखो एकोमोडेशन हमेशा लास्ट में होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट? बट एक वर्ड आता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? अनम्यूट करके बताइए तो। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में डिफरेंस क्या है? किसको एसिमिलेशन बोलेंगे और किसको एकोमोडेशन बोलेंगे? बताइए। नहीं? अब हाँ, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करने क्या बोलेंगे इसको? अब जब आप न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं ना, न्यू इंफॉर्मेशन जब आप ऐड करते हैं, आपने देखा कुत्ता है, चलो कुत्ता है, आपने देखा प्लेन है, चलो प्लेन है, आपने देखा गाय है, तो ये एसिमिलेशन, न्यू इंफॉर्मेशन जब आप ऐड करते हैं उसको बोलेंगे एसिमिलेशन, राइट? न्यू इंफॉर्मेशन को एसिमिलेशन बोलेंगे। और जब आप चेंज करते हैं ना, जब आप एग्जिस्टिंग ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप क्या करते हो, चेंज करते हो, चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या अमेंड करते हैं ना, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है ना, तो अमेंड करते हैं। मतलब जब आपने नई नॉलेज को गेन किया उसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। लेकिन जब आपको पता चला कि ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है, तो अब क्या कर रहे हो, आप एकोमोडेट कर रहे हो, मतलब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो पिक्चर था, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन में नई चीजें ऐड होती हैं और एकोमोडेशन में एग्जिस्टिंग नॉलेज को कुछ मॉडिफाई करके आप उसको जब ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं रहती हैं तो एग्जाम में प्रॉब्लम होती है ना, ये वर्ड्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ नाउ करें वाइगॉस्की, है टाइम सभी के पास? हैंड रेज करिए, टाइम है, हैंड रेज कीजिए तो, है ना, वहाँ माइक के बगल में। ओके 6 लोगों ने, 7 लोगों ने हाथ उठाया, चलिए अच्छा लग रहा है इसका मतलब। ठीक है आइए वाइगॉस्की को करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझना आपका कि समय वसूल हुआ, केवल ये तो आप एकोमोडेट कर रहे हो चीजों को ना, सिमुलेट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ही होंगे जो सिमुलेट कर रहे हैं, आई मीन कुछ कोई भी नहीं होगा, इतना तो सेकंड ईयर आते आते पढ़ ही लेते हैं, केवल आप एकोमोडेट ही कर रहे हो। बट क्वेश्चन करेंगे ना तब जाकर के फाइनल समझना कि आपका ये 1.5 घंटा वसूल हो गया। आइए वाइगॉस्की की बात करते हैं, इनका पूरा नाम है लेव
वाइगॉस्की। ओके, ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, बट ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिव, राइट, सोशल कंस्ट्रक्टिव, राइट। वो क्या थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव। जब हम लोग जीन पियाजे की बात करते हैं तो वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिव है, मतलब वो बोलते हैं कि बच्चा अपना विकास, बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद अपने नॉलेज को गेन कर सकता है, डेवलप कर सकता है ना। बट ये क्या मानते हैं लेव वाइगॉस्की, ये बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिव है, मतलब बच्चा समाज से सीखेगा, इन्वायरमेंट से सीखेगा, लैंग्वेज से सीखेगा। तो ऊपर वाले में ना, ऊपर वाले में मतलब पियाजे के केस में वो इन्वायरमेंट को इतना रोल नहीं देते ना, इन्वायरमेंट में नहीं, उनका क्या मानना है बच्चा खुद से सीख जाएगा। और ये क्या किए, हेरिडिटी पे कम वो देते हैं ना, जोर देते हैं, हेरिडिटी को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं वाइगॉस्की, इसीलिए इनका ये क्रिटिसिज्म में भी आता है कि इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। तो ये ध्यान रखना, इनकी जो थ्योरी है इसको हम लोग बोलते हैं सोशल सोशल कल्चरल थ्योरी या कहीं लैंग्वेज, ये तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं ना, सोशियो कल्चरल, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, राइट। तो सोशल कल्चर और लैंग्वेज ये तीनों मिल करके ही बच्चे का विकास करेंगे। और ऊपर में क्या बोलते हैं, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद ही अपना विकास कर लेंगे। देखो दोनों कंस्ट्रक्टिव है, राइट, दोनों कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ऑफ स्कूल से आते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, ऊपर वाले में वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, वाइगॉस सॉरी पियाजे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्रॉम ओम्ब टू टॉम्ब, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट, सतत चलने वाला है, कभी रुकेगा नहीं। नाउ अब ये क्या बोलते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, तो सबसे पहले सोसाइटी में सीखेगा, इनकी थ्योरी की ही नाम है ना, सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक। सोसाइटी, कल्चर से सीखेगा बच्चा, जैसा परिवेश में रहेगा, जैसी सोसाइटी में रहेगा, जैसे कल्चर में रहेगा और जैसे लैंग्वेज में रहेगा, वैसी ही चीजें ये सीखेगा। ये आप सभी को पता होगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है आपका स्कैफोल्डिंग और दूसरा है जेडपीटी, राइट। अब मान लीजिए आप यहाँ हो, आप पेपर दे रहे हो सीटेट का, आपके 15 नंबर ही आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पा रहे, बट आप 30 ला सकते हैं ना, ये मान लीजिए 30 है, आपको यहाँ पहुंचना है, बट आप हमेशा 15 तक ही रुक जा रहे हो, आप नहीं उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे। तो अब आपको क्या है, सहारे की जरूरत है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो यूट्यूब भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो आपके कॉलेज के टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, जेड स्कैफोल्डिंग क्या करता है, स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या करता है, आपके जेडपीडी को अक्वायर करने में। अब इसको समझते हैं क्या है, देखिए स्कैफोल्डिंग क्या बोलते हैं, इसको सहारा बोलिए ना, सहारा। और कैसा सहारा, परमानेंट नहीं है, कम थोड़े समय के लिए ना, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। दूसरे केस में अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, राइट, तो जब वो साइकिल चला रहा है तो आप क्या करते हो, पीछे से सहारा देते हैं, और थोड़ी दूर जाता है तो उसको फिर छोड़ देते हैं, परमानेंट उसको पकड़ करके नहीं रखते हैं। तो वो सहारा को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। अब इस केस में उस बच्चा का क्या था, साइकिल चला नहीं पा रहा था, नॉट एबल टू साइकिल, साइकिल चला नहीं पा रहा था, लेकिन जब आपने इसके फोल्डिंग दिया तो अब वो साइकिल चलाने लग गया। तो ये चलाना क्या था उसका, जेडपीडी था। आपका 30 मार्क्स क्या है, जेडपीडी, जेडपीडी मींस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब आप यहां तक डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सहारे की जरूरत है, आपको एक स्कैफोल्डिंग की जरूरत है। सिमिलरली उस साइकिल के केस में क्या किया आपने, उसको जब पकड़ा तो आपने स्कैफोल्डिंग किया, अब उसका जेडपीडी क्या था, वो आराम से दोनों पैर से सीट पे बैठ के साइकिल चलाने लग गया, तो उसने अपने जेडपीडी को अक्वायर कर लिया। उसके बाद स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं होती है ना, स्कैफोल्डिंग कम समय के लिए होगा, जब तक अपना जेडपीडी अक्वायर नहीं कर ले, ये हर एक केस में वैलिड होगा। स्कैफोल्डिंग सिंपली आप यही समझो, जो कि एक टेम्पोररी हेल्प है ना, टेम्पोररी हेल्प है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन या अदर्स ना, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब देखिए ये व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पिताजी को फोन चलाना नहीं आ रहा है, तो आप क्या उनसे छोटे हैं, तो उनका क्या था, यहाँ तक ग्रोथ था, उनको फोन चलाना था, तो आपने उसको इसके फोल्डिंग करके उनको फोन चलाना सिखा दिया, अब वो मस्त सिस्टम भी चला रहे हैं। तो ये क्या था, उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। तो यहाँ पे जब आपने उनको सिखाया मोबाइल ऐसे चलाते हैं, तो आपने स्कैफोल्डिंग किया। तो स्कैफोल्डिंग
जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा आदमी ही करेगा, राइट। वो मोर नॉलेजेबल होना चाहिए उस फील्ड में। तो यहाँ पे फील्ड की बात है। हो सकता है बहुत चीजें बातें आप मुझे सिखा सकते हो और कुछ चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मोर नॉलेज की बात की जाती है। यहाँ पे एज फैक्टर नहीं होता है। कौन स्कैफोल्डिंग दे रहा है, एज डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस ना उसका नॉलेज मैटर करता है, कौन स्कैफोल्डिंग दे रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको मैंने कल इस तरीके से सेप बना करके भी दिखाया था कि जैसे मान लीजिए ये है आप और ये है सीटेड। आप यहीं तक आ जा रहे हो, ये है आपका सीटेड, ये है आपका जेडपीडी ना, ये है आपका जेडपीडी, और यहाँ पे मैं हूँ मी स्कैफोल्डिंग आप लोगों को कर रहा हूँ, राइट। ताकि आप अपने जेडपीडी को अक्वायर कर सको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक आपका विकास हो सके वहां तक आप पहुंच सको। इस लिटिल हेल्प को ही हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। आगे बोलते हैं स्टेजेस ना। थ्री स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, थ्री स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी वाइगॉस्की के द्वारा ही दिया गया ना। सोशल, कल्चर और लैंग्वेज ना, लिंग्विस्टिक थ्योरी भी इन्हीं की है। तो ये क्या बोलते हैं, तीन तरह की स्पीचेस की बात करते हैं ना। स्पीच तीन तरह की, थ्री टाइप ऑफ स्पीच। एक है आपका सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, और तीसरा है इनर स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच किसको बोलेंगे, जब आप बाहरी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं। जब छोटा बच्चा बाहर की, वो अपने से भी बात नहीं कर सकता, अंदर से तो बहुत दूर की बात है। तो जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, और ये टाइम कब दिया है, 2+ ना, 2 साल का बच्चा क्या करेगा, सोशल इंटरेक्ट करेगा, सोशल स्पीच उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। अगेन जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, तो उसके अंदर प्राइवेट स्पीच आ जाएगी, राइट। 3 से 6 साल कह लीजिए। प्राइवेट स्पीच मीन्स जैसे चीजों को वो अरेंज करेगा, तो वो अपने से बात भी कर सकता है, नहीं नहीं ये स्पाइडरमैन इधर नहीं रहना है, इसको इधर रखना है, ये बैटमैन है उसको उधर रखना है ना। तो वो इनर स्पीच नहीं है, वो प्राइवेट स्पीच है। मतलब अपने आप से बात कर रहा है, बोल बोल करके, राइट। अपने आप से बात कर रहा है बट बोल बोल करके, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। सिमिलरली तीसरा इनर स्पीच, जब बच्चा अपने आप से बात करने लग जाता है, मन मन ना। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब आप छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, उसको बोलना कि मन में बोल करके पढ़ो, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनर स्पीच अभी डेवलप हुई ही नहीं है, राइट। उसके अंदर अभी प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच ही डेवलप हुई, इसीलिए वो कभी मन में नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ेगा भी तो अगेन बोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनर स्पीच डेवलप नहीं हुई। ये 7 साल के बाद ना, घर पे कोई 5 साल का बच्चा होगा, उसको बोलना मन में पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है इनर स्पीच, राइट। नाउ अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप उसको देखिए और उसका आंसर करते जाइएगा। चेक कीजिए, चला गया ना। पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब दीजिएगा। जितना आप पढ़ के नहीं सीखेंगे, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन करके सीखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि पढ़ने पे टर्म्स कम मिलते हैं, जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं उस समय टर्मिनोलॉजी आपको ज्यादा मिलती है। पढ़िए और बताइए क्या होगा। पहला चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर हम लोग इस पे विचार करेंगे। पढ़िए और बताइए। 2-3 क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये कितना है इसमें देखने दीजिए। ये अप्रोक्स 20, हाँ 20 क्वेश्चन है ना, तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद आप उसको करके लाइएगा। चलिए पहला का आंसर बताइए, टेक्स्ट कीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और उसको कंक्लूड कीजिए। एक 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 एक
आइए इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने ही जवाब दिया। ओके, 2-3 लोग और दे दीजिए। क्वेश्चन को जो लोग आंसर कर दिए ना वो 1-2 बार और पढ़िए उसको। चलिए आइए आप आते हैं इसको डिड्यूस करते हैं ना। हाँ, इस आंसर को डिड्यूस करते हैं, मतलब आंसर तक पहुंचते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है। अच्छा, किसी को तो पता चला। चलिए आते हैं आंसर पे, क्या सही आंसर होगा इसका। देखो सबसे पहले क्या बोला, एनिमिस्टिक थिंकिंग। आप लोग अपना माइक को अनम्यूट कर लें और आंसर जवाब दीजिएगा। एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या बताया था इसमें, कब आता है ये? जीववाद सेकंड स्टेज में बताया था ना, प्री ऑपरेशनल, राइट, प्री ऑपरेशनल। अब ये जीववाद क्या है कि मतलब वो निर्जीव चीजों को भी सजीव देखेगा। बट यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into snake, मतलब एक बॉल है, उसको वो क्या कर रहे हैं, गोल गोल हाथ पे ऐसे घस रहे हैं तो वो सांप बन जा रहा है। क्रिएट मोर क्ले, उसको लग रहा है कि और ज्यादा वो क्ले बनता जा रहा है ना, जैसे जैसे सांप बन रहा है उस तरीके से मिट्टी भी बढ़ती चली जा रही है। समझिए इस बात को, जैसे जैसे सांप बना रही है वो उसी तरीके से मिट्टी भी बढ़ती चली जा रही है। उसका ध्यान सांप की लंबाई पे नहीं है, उसका ध्यान मिट्टी पे है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग, क्या क्यों उसको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं, राइट, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नसीमा उस चीज को नहीं देख रही है, या उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसको ये सांप जीव जैसा लग रहा है ना, वो तो सांप को सांप ही मान रही है, वो तो उसमें उसको क्ले ही मान रही है, उसको जीव भाव तो उसके अंदर आया ही नहीं कभी। तो ए तो नहीं होगा ना, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो बी क्या है, बी बोल रहा है सेंट्रेशन, राइट। सेंट्रेशन कब बताया था मैंने, सेंट्रेशन सेकंड स्टेज, सेंसरी के बाद प्री ऑपरेशनल ना, सेंसरेशन सेंट्रेशन ना बताया था ना सेकंड स्टेज में। इसमें क्या बताया था मैंने कि एक ही वस्तु पे ना, ये देखो ऊपर चलेंगे तो दिखेगा, ये ना, हाँ, सेंट्रेशन, फोकस ऑन वन थिंग ओनली। तो वन थिंग क्या है, उसका ध्यान पूरा का पूरा क्ले पे ही है, तो वो क्ले पे ही, ये सुनने में ठीक लग रहा है बट हम लोग सारा पढ़ेंगे भी ना, सारा पढ़ेंगे अब। तो बी थोड़ा ठीक लग रहा है बट सी को पढ़ते हैं हम लोग। सी क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या कुछ कर रहा है ऐसा कि हाइपोथेटिक मतलब कुछ परिकल्पना करके तो ये कर नहीं रहा है, कुछ डिड्यूस तो नहीं कर रहा है कि ये मिला इससे ये निष्कर्ष निकाले। तो सी तो नहीं होगा। सी किया था क्या किसी ने आंसर, ए बी ए सी, अंकित जी, हाँ सी तो नहीं होगा ना, सी नहीं होगा। डी में देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, सॉरी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस क्या बताया था मैंने, देखो ऊपर घुमा घुमा के ये चीज़ों को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है क्या, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, या ए से बड़ा सी, कहीं किसी चीज़ को कंपेयर करने की तो बात नहीं आ रही, राइट। कंपेयर करने की बात में ही आएगी आपकी ट्रांजिटिव, इसलिए डी नहीं होगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। क्या किसी ने, दीपांजलि जी को बाद में रियलाइज हुआ, श्रुति जी को थोड़ा पहले हो गया, हाँ, कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। हाँ, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने भेज रखा है शायद, क्या एक बार देखिए और उसका आंसर दीजिए। भेजा क्या सेकंड मैंने, हाँ सेकंड भेजा गया ना। पहले पेज में उसका आधा क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्वेश्चन पहले पेज में इंग्लिश में, और सेकंड फोटो में उसके ऑप्शन है, उसको पढ़िए और बताइए। हाँ, मैसेज करके आंसर दीजिए सेकंड का। क्वेश्चन आपके चैट व्हाट्सएप में है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में। 2C क्या बात है, सभी लोग लग रहा है समझने लग गए चीज़ों को ना। हाँ, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा सी होगा। ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, राइज। अब देखो आंसर तो बोल दिया आप, अब ये बताओ ये किस स्टेज में आ जाता है, ये भी आप बता दो। स्टेज के नाम भी मैसेज कर दें यहीं पे आप,
आंसर तो चलो आप सभी ने सही कह दिया, समझ गए। स्टेज बताइए ना, SPCF कौन सा, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फाइनल ऑपरेशनल, ट्रांजिट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ना, नाइस, ओके बढ़िया, ओके। एक इसी में और भी मैंने भेजा है ना, एक देखो एक और क्वेश्चन और है उसी में शायद, आई गेस है ना, थर्ड क्वेश्चन, ये कर लीजिए, इसका भी आंसर बताइए। थर्ड का आंसर बताइए तो, है ना, वहाँ पे एट विच दो चिल्ड्रन हैव एनिमिस्टिक व्यू ऑफ लार्जर वर्ल्ड एंड बिलीव वगैरह वगैरह वाला पढ़िए और बताइए। थ्री बी 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 नाइस, अब आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई। और बी प्री ऑपरेशनल मतलब चीज़ें क्या रहती हैं उस दौरान, क्यों बी बोले, एक वर्ड बताया था ना, इसके लिए एक वर्ड भी बताया था ना अभी मैंने, जस्ट वो भी बता दें। वैसे वो क्लियर कट वहां पे लिख भी दिया ना, एनिमिस्टिक व्यू, और आपको अभी जस्ट बताया भी था मैंने, यस एनिमिज्म ना, नाइस। तो ये एनिमिज्म आपका सेकंड ना इसमें डेवलप होती है प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, इनफैक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज दूंगा। कितना 3 क्वेश्चन के ना, 17 क्वेश्चन में भेज दूंगा, उसको आप अच्छे से करके आना। टाइम मिला तो हम लोग कल कल एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम के बाद फ्री होते हैं, तो आप लोगों का शेड्यूल होगा वही 2 से 3:30 हम लोग रख लेंगे क्लास, उम्मीद है आप लोग भी फ्री रहेंगे। कल अगेन एग्जामिनेशन ड्यूटी है मेरी, तो क्लास तो योगा का सस्पेंड है, 12 बजे फ्री हो जाएंगे, तो 2 से 3:30 क्लास रख लेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पहले, जो आज आपको होमवर्क दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग कल कोलबर्ग की थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसको पढ़ेंगे। उसके अलावा टाइम और कुछ मिलेगा तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू। हम लोग का छुट्टी हो गया सर। छुट्टी तो आप ही लोग करवाए ना अभी तक मैसेज नहीं आया है सर ग्रुप में। अच्छा मैसेज नहीं आया, तो फोन करके आप पूछ लीजिए, मैं कैसे बताऊं छुट्टी हुआ नहीं हुआ, नोटिस आप लोगों को मिलना चाहिए था, मैम ने तो बोला, प्रिंसिपल सर भी शायद बोले, सुनने में तो आया। कोई बात नहीं, हो ना हो आप क्लास कर लेना 2 बजे ऑनलाइन, अगर इच्छा हो तो आप अपने फ्रेंड को बता देना, नहीं हो तो मत करना, कोई बात नहीं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मिलते हैं कल 2 बजे, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। लीव कर सकते हैं।